अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कई महीनों के इंतज़ार और ताख़ीर के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ ने महज इलेक्शन से 10 दिन पहले आज अपने इंतखाबी मंशूर का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये अब कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून ने भले ही अपना इंतखाबी मंशूर तमाम पार्टियों के बाद पेश किया है, देर से पेश किया है, लेकिन इसके मंदरजात में बज़ाहिर तमाम तबक़ात को मद्देनज़र रखा गया है। इस मंशूर में पार्लियामेंट की बालादस्ती, नैब के खात्मे, अदालती इस्लाहात, मईशत की बहाली, महंगाई में कमी और बेरोज़गारी के खात्मे जैसे अहम निकात शामिल हैं। मुस्लिम लीग के मंशूर में जो सबसे अहम नुक्ता मेरी नज़र में वो ये, इनमें सर फहरिस्त नैब का खात्मा, अदालती इस्लाहात शामिल हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फोकस किया है। वो इसलिए कि एक तरफ आम पाकिस्तानी साल हर साल इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाता है, तो दूसरी तरफ नैब महज सियासी इस्तेहसाल का एक टूल बनकर रह गया है। अगर आप तहरीक इंसाफ का 3.5 साल का दौरे हुकूमत देखें तो नैब को ज़्यादातर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर इमरान खान ख़ुद भी नैब के शिकंजे में आ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग के ये दोनों काम जो है, मुस्लिम लीग जो ये है ये कर पाएगी? मंशूर में शामिल बाकी अहम निकात में आइन के आर्टिकल 62 और 63 की असल हालत में बहाली, ये वही आइन की शिक है जो सादिक और अमीन होने के बारे में है। इस पर बात की गई है कि हम इसको असल हालत में जो है वो पेश करेंगे। लीगी मंशूर में अगले 5 सालों के दौरान 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है। याद रहे कि ऐसा ही वादा PTI ने भी किया था जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने आज जब वो ये मंशूर पेश कर रहे थे तो उन्होंने ख़ास तौर पर ये मेंशन किया कि मियाँ नवाज शरीफ की मंशूर बनाते हुए ये हिदायत थी कि कोई ऐसी शिक नहीं होनी चाहिए जो पूरी ना कर सके, लिहाजा ये रिकॉर्ड पर रहे। गुर्बत में 25% कमी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 40% आबादी जो है ये ख़त गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है और जो मईशत के हालात हैं ये भी एक ख्वाब महसूस होता है। साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी और अगले 4 साल तक महंगाई की शरह 4 से 6% पर लाना। याद रहे कि मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 40% से ज़्यादा है और ज़्यादातर महंगाई इन्हीं लोगों की हुकूमत में हुई जो मंशूर पेश करते वक्त मियाँ साहब के दाएँ और बाएँ आज बैठे हमें नज़र आ रहे थे, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार और एहसन इकबाल साहब। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के मंशूर में मकामी हुकूमतों का क़याम और मकामी हुकूमतों को महसूलात का 30% शेयर देना भी शामिल है। यानी मंशूर की यह शिक आइन की 18वीं तरमीम को छेड़ती है, जिसके मुताबिक पहले विफाक के कुल रेवेन्यू का लगभग 58% हिस्सा सूबों को चला जाता है और अब अगर 30% मकामी हुकूमतों को देना होगा तो इसके लिए एक और आइनी तरमीम लाना होगी और इसके लिए 2/3 अक्सरियत यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये वही तरमीम है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP शदीद इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को छेड़ना सूबों के इख्तियारात को कम करने जैसा होगा। क्या इस शिक पर जो है पार्टियां मुत्तफिक हो पाएंगी? अब सवाल यह है कि बज़ाहिर तो ये मंशूर बहुत अच्छा लग रहा है, मगर पाकिस्तानी सियासत में जो वो मंशूर ही क्या, वो वादे ही क्या जो पूरे हो जाएं। लगभग ऐसा ही जो मंशूर है ऐसे ही वादे पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, IPP ने भी किए हैं, जो MQM है वो भी लोगों से वादे कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वादे कर रही है जिनका स्लोगन है चुनो नई सोच, और नून लीग का जो स्लोगन है वो है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को नवाज दो। ये नून लीग का स्लोगन है इंतखाबी मंशूर। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तानी सियासत में जो मंशूर है वो अब की बार भी पूरा हो पाएगा या नहीं। मुझे यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के जब वापस आएंगे तो हमारे साथ उस्मान डार की वालिदा जो सियालकोट से NA 71 से ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रही हैं, रिहाना डार साहिबा, ब्रेक के बाद वो हमारे साथ होंगी। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वैसे तो इकबाल का जो शहर है सियालकोट की पहचान स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट है, लेकिन आजकल ये शहर खबरों में है कौमी असम्बली के हल्का 71 की सियासत को लेकर, जहां पाकिस्तान के बड़े मुकाबलों में से एक सख्त और कांटे के मुकाबले की तवक्को है, क्योंकि इस सीट पर एक तरफ मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ हैं जो ज़ाहिर एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा हैं।
रेहाना डार साहिबा पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार की वालिदा हैं। 9 मई वाक़यात के बाद उस्मान डार पहले गायब हुए, फिर उनके घर पुलिस छापों को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हमने फुटेजेस देखी। रेड के दौरान घर को तोड़ने की फुटेजेस भी बड़ी वायरल हुई थी, तोड़फोड़ की फुटेजेस वायरल हुई थी। उस्मान डार नहीं पकड़े गए, फिर अचानक से वो एक दिन मीडिया पर आते हैं, ऐलान करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ रहे हैं। ये ऐलान और उसके पीछे की कहानी को उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार ने नहीं माना और बेटा नहीं तो अब माँ का नारा लगाकर खुद वो सियासी मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गई हैं। बुजुर्ग खातून रेहाना डार की इस दलेरी को खासी कवरेज मिली। उस्मान डार और उमर डार की गिरफ्तारियों के बाद रेहाना डार ने घर की खवातीन को साथ लिया और सारी सख्तियों का मलबा अपने सियासी मुखालिफ के खाते में डालकर ख्वाजा आसिफ को ज़ाहिर एक विलन बना दिया। रिटर्निंग अफसरान ने इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए तो वो अदालतों में जंग उन्होंने लड़ी, फिर इजाज़त मिलने पर इंतखाबी मैदान में आ गई। इस उम्र में रेहाना डार की इसी बहादुरी को लेकर सियालकोट की सियासत में एक नया रंग नज़र आ रहा है और इसी दलेरी ने सियासी मुबस्सरीन को अपनी तवज्जो इस हल्के पर लगाने पर मजबूर भी कर दिया। लाख मुश्किलात के बावजूद रेहाना डार डोर टू डोर इंतखाबी जो है वो अपनी कैंपेन कर रही हैं, मुहिम चला रही हैं। बज़ाहिर रेहाना डार इंतखाबी सियासत में नई ज़रूर हैं, मगर वो सियालकोट की लोकल जो एक सियासत होती है उससे नावाकिफ़ भी नहीं है। सवाल ये है कि वो ख्वाजा आसिफ को उनके आबाई जो हल्का है उनमें हरा पाएंगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ यहाँ से कभी भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने यहाँ से 1,16,000 वोट लिए थे और उस्मान डार को सिर्फ 1,000 के वोट के फ़र्क से हराया था। अब सवाल ये है कि रेहाना डार इस हल्के में कैसे ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर रही हैं। क्या रेहाना डार को अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और क्या सियालकोटी अवाम ख्वाजा आसिफ के तजुर्बे पर एक माँ को महज इसलिए अहमियत देंगे कि उनके बेटों के साथ ज्यादती हुई है? क्या उन्हें हमदर्दी के वोट की उम्मीद है जो हार जीत का फ़र्क निकाल सकेगा? रेहाना डार साहिबा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना डार साहिबा आपका। रेहाना डार साहिबा, उम्मीद की जा रही है कि जो पाकिस्तान में बड़े एक मुकाबले होंगे उनमें सियालकोट का एक बड़ा मुकाबला आप लोगों के निशिस्त पर जिस पर आपके ऑपोजिट उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ जो आपके इस इलाके के हैं, आपके अजीज़ हैं, आपके रिश्तेदार हैं, क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि अभी भी 4 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने कहा कि अभी भी कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है। क्या अभी भी वही हालात हैं, खुल के आप कैंपेन नहीं कर पा रही हैं? इससे भी ज्यादा बुरे हालात है बेटे मेरे। अब भी उठा रहे हैं, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े हैं। कौन कर रहा है ये सब तो कुछ? ये तो सब कुछ कर रहे हैं। कौन? वही लोग करा रहे हैं ख्वाजा आसिफ, जिसको फायदा है। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने तो पहले भी कहा था, जब आप लोगों के घर रेड हुई, पुलिस के छापे पड़े और पुलिस ने बदतमीजी की, तभी ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैं तो घर जाकर भी माफी मांगने को तैयार हूं। मेरी बात सुने बेटा। जी जी, मेरा अजीज है, सच बात है, अजीज भी है और मल्लेदार भी है, इकट्ठे हम लोग रहे हैं। बात ये है कि 9 मई को ख्वाजा आसिफ की हुकूमत नहीं थी, वो वजीर दफा मेरा बेटा नहीं था, भाई नहीं था, और वो पुलिस को मुअत्तल करते मेरी वीडियो देखकर, डीपीओ हसन को ट्रांसफर करते, तो कसम उस खुदा की भाई का किरदार अदा करते तो आज मैं इस जगह पर न होती। सही। तो अभी भी आपने मेरे साथ जुल्म हुआ है, आपको नहीं पता। आपने मेरी बात सुने बेटा, मेरा कोई सियासत में तलक नहीं, 40 साल से मेरा तलक हदीस से है। मैं दर्श देती हूँ, मेरा कुरान से रिश्ता जुड़ा है। मैं गैरत खा गई, मैं औरत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, अवलीन दर्जा दिया। मैंने उस किताब को 1000 बार पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, आज भी उसी रास्ते पर हूँ। इस जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई कि माँ के मुकद्दस रिश्ते की तौहीन न की जाए। इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, जो भी करें, घर की 4 दीवारी फैलाकर, दरवाजे तोड़कर, किसी मुकद्दस रिश्ते, माँ बिल्कुल माँ को पाँव में जन्नत थी, शीशे मारे गए, मेरी चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, जमीन पर घसीटा गया। उमर डार की बीवी को डंडे मार मार के नील पड़ गए,
मैं जुल्म के खिलाफ डटी हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। ये कुतुब सुबानी है दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता उन्होंने अपनी कौम के लिए उतारा था। मैं डट गई हूँ, मेरा सियासत में कोई तल्लक नहीं। मेरा जिहाद है अपने उस कुरान पर जिस ईमान पर खड़ी हूँ, जिसने मुझे बहादुरी दी, मगर गैरतमंद अवाम शहर सियालकोट की। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सबकी माएँ हैं, किसी की माँ शहर सियालकोट के लाखों मेरे बेटे, सही, किसी की माँ बहन बेटी बेटे किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं किसी पर होना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ, माशरे में इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आप सियासत की बात जो कर रही हैं कि सियासत से आपका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सियासत की जो डायनामिक्स होती हैं ये बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। जो वोटिंग का दिन होता है ये बड़ा मुख्तलिफ होता है। उस दिन पता चलता है कि आप वोटर को घर से निकालने में कितना कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जो आपने अवाम से वोट लेना है वो किस बेस पर लेना है? जाहिर है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरे इमरान खान के टैगर हैं, शहर सियालकोट की अवाम इमरान खान के टैगर हैं। ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला शहर सियालकोट की गैरतमंद मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी माँ और बहनें बताएगी कि जीत इमरान खान की होगी। साफ और शफाफ इलेक्शन हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो 100% जीत माँ की और सीट इमरान खान की है। साफ और शफाफ इलेक्शन। ख्वाजा आसिफ को अपनी फतह नसीब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। ख्वाजा आसिफ की तो ये आबाई सीट है, वो हमेशा ये सीट जीतते आ रहे हैं। 2018 में भी उन्होंने ये सीट जीती थी। तो क्या इतना आसान है, या सिर्फ हम ये समझें कि एक हमदर्दी का एक वोट है जो आप लोग लेना चाह रहे हैं, हमदर्दी का वोट मिलेगा आप लोगों को? उनका एक आबाई हल्का है, आबाई सीट है ख्वाजा आसिफ। मैं ख्वाजा आसिफ की उस जीत को चैलेंज करती हूँ। मेरे बेटे उस्मान डार की जीती हुई सीट थी। ख्वाजा आसिफ ने कमर जवेद बाजवा को कॉल की और मेरे बेटे की मेहनत में खयानत हुई और सीट ख्वाजा आसिफ ले गया। उस्मान डार की अमानत थी, शहर सियालकोट के अवाम की अमानत थी। ख्वाजा आसिफ मेरे कुरान के मुताबिक उस्मान डार का मुजरम है, शहर सियालकोट के अवाम के लोगों का मुजरम है। लेकिन ख्वाजा आसिफ देख लेना, गैरतमंद लखों बेटे माँ के साथ खड़े। लेकिन रेहाना साहिबा, उस वक्त तो माहौल ये था कि अगर आरटीएस बिठाया गया तो इमरान खान के लिए बिठाया गया। अगर आरटीएस बिठाया गया तो इमरान खान के लोगों को, इमरान खान की पार्टी को जितवाने के लिए बिठाया गया। तो ये कैसा आरटीएस था जो इमरान खान के नुमाइंदे को हराने के लिए जो है ना वो बिठाया गया? उस वक्त तो सारी सपोर्ट इमरान खान के लिए थी। तो मैं तो इमरान खान के साथ, जब मेरे बेटे को ख्वाजा आसिफ ने गन पॉइंट पर पिस्तौल रखकर बयान दवाया अपने मकसद को हासिल करने के लिए, उस वक्त भी उसकी मां ने कहा था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। पूरी डार फैमिली इमरान खान के साथ है। ख्वाजा आसिफ कान खोल कर सुन लो, उस्मान डार ने पीटीआई छोड़ी है, उसकी मां ने नहीं छोड़ी। उस वक्त भी मेरे सोशल मीडिया पर पैगाम था इमरान खान को। तो अभी आप ये कह रही हैं कि उस्मान डार ने जो सियासत छोड़ी है, ये ख्वाजा आसिफ ने गन पॉइंट पर जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई या सियासत छुड़वाने का ऐलान किया, तहरीक इंसाफ छुड़वाने का ऐलान किया? ख्वाजा आसिफ ने किया क्या? ख्वाजा आसिफ 25 साल से सियालकोट के लिए बीमारी है। वाम की शिकस्त, वाम ताकत के जोर से शिकस्त देगी ख्वाजा आसिफ को। तो 25 साल से ये बीमारी अवाम हर बार अपने लिए क्यों चुनते हैं? रेहाना साहिबा, 25 साल से ये बीमारी अवाम अपने लिए खुद क्यों चुनते हैं? फिर वाम नहीं चुनती, धांधली करते हैं। ख्वाजा आसिफ को मेरा मैसेज आपको जवाब दे कि क्या कमर जवेद बाजवा ने जीती हुई सीट को फोन करके उस्मान डार की इमानत में खयानत नहीं करवाई? उन्होंने तो टीवी पर आके कहा था, यहाँ ख्वाजा आसिफ ने फोन किया था और मैंने सीट जतवाई है ख्वाजा आसिफ को। उसके जो 6 हथकंडे काफी अरसे से कर रहे हैं। अब अवाम माँ के साथ खड़ी है। मेरा एक ही पैगाम है इलेक्शन कमिश्नर को भी और आपको भी, अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं
पाकिस्तान खुशहाल हो तो साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आप जब हल्के में जाती हैं तो आप आवाम को क्या कहती हैं कि अगर आप जीतेंगी तो आप आवाम के लिए क्या करेंगी? जाहिर है जब कोई नुमाइंदा अपने हल्के में जाता है वो कहता है कि मैं ये तरक्याती काम कराऊंगा, मैं इस हल्के की शक्ल बदल दूंगा, ये कर दूंगा। आप आवाम को बताती हैं या आवाम आपको ये बताते हैं कि इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस हल्के से आप ख्वाजा आसिफ के मुकाबले इलेक्शन लड़ रही हैं उस हल्के का बुनियादी मसला क्या है, क्या आप आवाम के इस हल्के के आवाम के लिए करना चाहती हैं, या आपका सिर्फ एक ही मकसद है ख्वाजा आसिफ से जान छूट जाए? की जरूरत नहीं पड़ी। जिस गली गली करिया में गए हूं टेक्सटाइल उस्मान डार ने लगवाई, इसीलिए शहर सियालकोट की अवाम ने उस्मान डार के मंसूबों को और शहर सियालकोट के तरक्की हुए कामों को देखकर उसकी मां के साथ खड़ी है। उस्मान डार ने 2 फ्लाईओवर बनाए, यहाँ से ख्वाजा आसिफ भी गुजर के जाता है। मैं कहती हूँ शर्म करो, तुम कहती हो कि उस्मान डार ने एक ईंट नहीं लगाई। मेरे बेटे के तरीर और तमक्के करते अरबों रुपए के मंसूबे जिस पर आज वाम खड़ी है मेरे साथ, उसने काम करवाए हैं। स्टेडियम पर लाखों ईंटें लगी, मैंने सोशल मीडिया पर सारे पैगाम दिए हैं ख्वाजा आसिफ को। सही देखें और जवाब दें मुझे कि माँ ने सच बोला है। वो सच आप आवाम को जाके बता रही हैं, इसलिए मेरे साथ खड़ी है। आपको पता है पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं वो इस बात पर कंफ्यूज हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, 70% लोगों को 75% पता ही नहीं है कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपना इंतखाबी निशान अपने लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं। और क्या लोग आपके हल्के में अभी तक कंफ्यूज हैं जिनको नहीं पता हो कि अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट देना है तो उसका इंतखाबी निशान क्या है? मेरा बेटे इंतखाबी निशान बेबी कार्ड है और दूसरा PP 46 में उमर डार की वाइफ का निशान नारियल है और काशिफ का निशान घड़ी है। मैं बताऊं, मेरे शहर सियालकोट के लोग मेरे साथ खड़े हैं। उस्मान डार ने अरबों रुपए की लागत से शहर सियालकोट में काम किया हुआ है। जहां भी मैं जाती हूं फूलों की बारिशें होती हैं, गली गली करिया, और मैं देखती हूँ ये मेरा मुकाम नहीं था, ये मेरे बेटे का मुकाम था, मगर बेटे की वजह से जो शहर सियालकोट की लाखों आजकल माँ पर बना गाना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। आजकल जो माँ पर बना गाना एक चल रहा है वो आपके लिए बनाया गया है, वो किसका आइडिया था, किसकी सोच थी कि आपको लेकर एक गाना कैंपेन के लिए बनाया जाए? बेटे मेरे पास तो गाने भी बने, बाहर से ऑफरें आ रही हैं मुझे कि आप पूरे पाकिस्तान की माँ हैं, आप पर एक किताब लिखी जाएगी, आपकी बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। जो पैगामात मुझे मिल रहे हैं मैं कैसे शेयर करूं कि मुझे कितनी इज्जत मिल रही है। मैं माँ शहर सियालकोट दी नहीं पूरे पाकिस्तान दिया। मैं अपने कुरान ना डटी हैं और कुरान ने मनु डर कीता है। इंशाअल्लाह ए दिन सिरातल मुस्तकीम पढ़िया सी, मैं हमेशा आवाम नू सीधा रास्ता दिखाया है। मैं राह रास्ता नहीं सी मगर मैं अपने जुल्म के खिलाफ डटी। अगर आप ये सीट जीत जाती हैं तो सियालकोट के आवाम के लिए, अपने हल्के के आवाम के लिए पहला काम क्या करेंगी आप? जब ख्वाजा आसिफ को शिकस्त होगी तो ये शहर सियालकोट लामा इकबाल का है, मैं भी शहर सियालकोट की हूँ। सबको पता चल जाएगा कि शहर सियालकोट कैसे जगमगाता है। ना बिजली है ना गैस है। गरीब आवाम से पूछो और मीडिया से मेरा सर्वे देखो जी, पता चल जाएगा। तमाम लोगों ने मेरा सर्वे किया और सर्वे करके सारे सहाफी मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि आप जीत रही हैं माँ, आप जीत रही हैं। अच्छा, सर्वे कह रहे हैं कि माँ आप जीत रही हैं। सही है। तो अब आपकी जो ये सियासत है क्या ये सियालकोट? जी मैं जरूर आऊंगी, दावत देती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। बेटी सर्वे करें आके
शहर सियालकोट के वाम की सही पता चल। मैं जरूर आऊंगी प्रोग्राम वहां पर करने के लिए। मुझे ये बताएं कि अब आपके जो खानदान की सियासत है, खानदान की औरतें आगे लेकर चलेंगी, खवातीन सियासत करेंगी अब आगे चल के? बेटे, जब मैं सीट जीतूंगी, मैं कबल वक्त फैसला नहीं करना चाहती। मैं इमरान खान के साथ हूँ, पीटीआई की जीत होगी, मैं पीटीआई के साथ रहूंगी इंशाल्लाह ताला। आगे भी जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला मैं लेके जाऊँ। तो जब आप टीवी पर दम तक, जब आप बार बार ये नारे लगाती हैं, साथ हूँ इमरान खान के साथ, जब आप बार बार ये नारे लगाती हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान की आखिरी दम तक हिमायत करूंगी, क्या कोई प्रेशर तब भी आता है आप पर? क्या आप इमरान खान का नाम लेना छोड़ दें? मेरे पास, मेरी बात सुने बेटे, जो कोई प्रेशर अभी तक तो मुझे नहीं आया। अच्छा, मगर मैंने कहा कि 40 साल जिस कुरान से मैं डटी हुई जन्नत की एफर्ट कर रही हूँ, उसी की अताअत कर रही हूँ, उसी के मुताबिक चल रही हूँ। 2 रास्ते हैं, एक जहन्नम का और जहन्नम का। मैं जन्नत के रास्ते पर हूँ। मेरे कुरान के किसी तर्जमे में, किसी तस्वीर में एक लफ्ज नहीं लिखा कि किसी को टॉर्चर करके किसी को अपनी मनमनी की बात बनवाए। अगर होता तो शायद मैं मान जाऊं, लिखा ही नहीं तो मैं कैसे मानूं? मैं तो कुरान के साथ डटी हुई हूँ। सही। तो जब आप हल्के में जाती हैं, अवाम की क्या सोच आप देखती हैं? जिस तरीके से उस्मान डार ने सियासत छोड़ी, उमर डार अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो अब आप उनकी जगह सियासत में आ गई हैं। हल्के के अवाम की सोच क्या है इस सब को लेकर, और क्या आपको वाकई यकीन है कि लोग आपके साथ हैं? बेटा मेरी बात सुनो, जो मेरे बेटे ने बयान दिया था, सियासत जब उसने बयान दिया था तो मैंने उसी वक्त कहा था मैं अपने बेटे के बयान पर यकीन नहीं करती, इत्तफाक नहीं करती। और वो जो बयान उसने दिया लोगों ने देखा। मैं उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, इमरान खान के साथ। आज नहीं, मेरी हर वीडियो, हर पैगाम मैंने शेयर किया जो मुझ पर जुल्म भी हुए। मैं पूछती हूँ, आज आसफ कहता है कि मैं नहीं करवाता, तो मैं पूछती हूँ कि जब मैंने पेपर जमा करवाने जाने थे तो उस दिन रात पुलिस मेरे घर क्या करने आई थी? सही। मेरे गिरेबान में हाथ डाला गया, मेरी कमीज फट गई। क्या करने आई थी? किसका मकसद हासिल करने का? और जिस दिन मेरे घर के इर्द गिर्द छतों पे बैरियर लगा दिए गए, क्या मैं दहशतगर्द थी? आज आसफ कहते हैं मेरी अजीज है। मैं पूछती हूँ क्या किरदार अदा किया आपने? आप मुझे इंसाफ दिलवाते तो कसम उस खुदा की कि आज मैं अपने जुल्म के खिलाफ खड़ी ना होती। बस मेरा यही पैगाम है आवाम के लिए भी और आपके लिए। बहुत शुक्रिया रेहाना डार साहिबा, मेरे से बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग में तकरीबन 10 दिन का वक्त रह गया है, यानी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ऐसे में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ये भरपूर इनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बन जाएं। GDA पहले ही 6 जमातों का अलायंस है और इसने सिंध के सियासी महाज पर पीपल्स पार्टी के 15 साला दौरे हुक्मरानी को चैलेंज किया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए 10 निकाती मंशूर दिया, तो जवाब में GDA ने भी 10 निकात पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूर दिया है, जिसमें सिंध के तमाम मसाइल को कवर करने के ज़ाहिर वादे किए गए हैं। अब सवाल ये है कि GDA ने इलेक्शन 2024 में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना है, इसके लिए स्ट्रैटेजी इनके पास क्या है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी पुरएतमाद है कि वो इस बार भी सिंध में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेंगे। दूसरी तरफ GDA को पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने पर भी मुश्किलात का सामना है। पहले बदीन से NA 233 पे GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अदालत ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, तो इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने तो हैरत में कहा कि हमें हैरत है कि बैंक डिफॉल्टर्स को इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है। क्या कहा सईद गनी ने, ज़रा देखिए।
जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक का रिकॉर्ड है, उसमें कोई शको शुबा नहीं है कि फहमीदा मिर्जा साहिबा 26 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर भी थी और बैंक के हक में सिंध हाईकोर्ट से ही डिक्री भी उनके खिलाफ हुई थी। अगर 26 करोड़ रुपए वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल सकती है तो मेरा ख्याल है कि फिर ये कानून में खत्म कर देना चाहिए। जो बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल 2-2 हजार 3-3 हजार नहीं होता, उस पर भी लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता है। तो बहरहाल अदालत का फैसला है, लेकिन हमारी समझ से बालातर है कि क्या ग्राउंड, क्या वजह थी जिसमें उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। सईद गनी की हैरत तो अपनी जगह, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को जीडे का इंतखाबी निशान स्टार देने से इनकारी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि ये निशान डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के बेटे हस्साम मिर्जा को पहले ही जारी हो चुका है। एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक ही सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। अब सवाल ये है, कितनी पुरुमीद हैं डॉक्टर साहिबा कि उन्हें इंतखाबी निशान पर रिलीफ मिल जाएगा? क्या हस्साम मिर्ज़ा यहाँ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार होंगे? अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिला तो फिर इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जीडीए जो है ये सिंध के महाज पर कैसे सरप्राइज़ दे सकती है? क्या देने जा रही है सरप्राइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? मैं बात करूँगी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा मुझे ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने बात की कि तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, 8 फरवरी को पोलिंग है। जाहिर है अगर किसी उम्मीदवार ने कैंपेन करनी है तो उसके लिए उसके पास उसका इंतखाबी निशान होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी बेस पर आप लोगों के पास जाएं। जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो जाहिर है आप कहते हैं कि ये मेरा निशान है, इस निशान पर आपने जो है ना वो मोहर लगानी है। आपको तो भी इंतखाबी निशान ही नहीं मिला, तो आपको तो मसाइल का सामना है अपनी कैंपेन चलाने में। जी शुक्रिया शाजिया, और मुझे भी जरा लंबा टाइम दीजिएगा ताकि मैं ये सारी चीजें, जितने सवाल आपने रखे हैं अपने इंट्रो में, मैं इसके जवाब दे सकूं। आपने कहा पीपल्स पार्टी को हम कैसे चले। देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है। हमारे लिए चैलेंज बनते हैं जब इदारे और इलेक्शन कमीशन को जब हमने ये कहा था कि आरओ और डीआरओ आप सिंध की ब्यूरोक्रेसी से नहीं लें। ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, और आप ये पूरे सिंध के साथ ये पूरी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और ये मैं समझती हूँ आर्टिकल 218 का सब क्लॉज 3 की वायोलेशन है, जिसमें फेयर एंड फ्री। ये फ्री कहाँ से हुआ? क्या अगर पहले ये आरओ कैमरा रिजेक्ट करेंगे, और स्टेट बैंक कह रही है कि ये जी, और खुद बैंक कह रही है, खुद ये सईद गनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये तो बैंक उनके कंपनी का डिफॉल्ट है। और वो कंपनी, इनसे जरा पूछेगा, इनको ये पता है कि उस कंपनी में लोन लिए किसने थे असल में। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं तो माइनर शेयर होल्डर हूँ, और मेरा मुंह क्यों खुलवाते हैं ये। बाकी रही बात, मैं अपना मुंह बंद करके मैं उस लेवल पे नहीं आऊंगी। लेकिन जहां तक बात है कि जहां जो कंपनी जिसमें मेरी माइनर शेयर होल्डिंग थी, उसमें हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में कहा, लेकिन मेरा जो टाइम जाया किया जा रहा है, आप उससे इनके खौफ का अंदाजा कीजिए। तो आपका जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने साथ ऑफिसर्स को मिला के आपका ये क्लेम है कि जानबूझकर आपको तंग किया जा रहा है? ऑफ कोर्स, एवरीबडी नोज, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आप उससे बड़ी चीज ये देख लीजिए ना कि अगर कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, रिस्टोर कर दिया, मेरे बेटे मेरे कवरिंग कैंडिडेट थे जब तक मैं लिटिगेशन में थी, और उसके बाद जब भी किसी की लिटिगेशन खत्म होती है और हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो मुझे सिंबल दे मेरी पार्टी का। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौकिफ मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि निशान अलॉट करने का जो टाइम है, मुद्दत है, वो तो गुजर चुका है। नहीं, कोई ऐसा टाइम, तो फिर लिटिगेशन में मुझे क्यों लेके गए? क्यों गलत इनके इलेक्शन कमीशन के आरओ ने गलत फैसला दिया, तो सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है ये। और दूसरी चीज ये है, तो वो मेरा टाइम इन्होंने जाया किया। यहाँ के अवाम का मैंडेट ये चुराना चाहते हैं, और किसी इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड करता कि आप कौन सी पार्टी से लड़ें। देखिए, मेरी पार्टी का सिंबल है कि वो तारा उनका निशान है, जिसके लिए यहाँ पूरी जीडीए पूरी कैंपेन कर रही है सिंध में। लेकिन इलेक्शन कमीशन मुझे कहेगा कि नहीं, अब आपका जीडीए से ताल्लुक नहीं है,
ये उनके डोमेन में नहीं आता, ये वो कर नहीं सकते। ये आर्टिकल 17 की वायोलेशन इन्होंने की है, इलेक्शन एक्ट की वायोलेशन की है। क्या ये एक्ट एंड लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकते? देखिए, मुझे कोर्टों में पूरी उम्मीद है। चर्चिल ने कहा था जब ब्रिटेन तबाह हो रहा था, उसने ये कहा था चर्चिल ने कि अगर आपकी कोर्टें कायम है, वो काम कर रही हैं, इंसाफ दे रही हैं, तो आप समझिए कि आपका मुल्क बच जाएगा। और इसके लिए मैं ये कहती हूँ, आज जो chaos है पाकिस्तान में, आज बदअमनी है, कोर्टों ने अपना रोल। एक और चीज जरा क्लियर कीजिए, जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, पूरी उम्मीद है आपकी एप्लीकेशन पर जब हेयरिंग हो रही थी, तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि निशान तो बहुत से उम्मीदवारोों को नहीं मिले, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम था पटिशन सुनना, वो हमने सुनी। अब निशान से मुतालिक जो दरखास्त की समाअत का दायरा इख्तियार है, वो हैदराबाद सर्किट बेंच का है। देखिए, ठीक है, वो चीफ जस्टिस साहब ने कि जिस ज्यूरिसडिक्शन पे बात की है, ये नहीं कहा कि ये गलत है। और बाकी ठीक है, जाहिर है कि उनको जब तक कि वो तो आर्ग्यू होता केस बताया जाता, क्योंकि ये पार्टी का उनका मैंडेट है, पार्टी की लीडरशिप, पार्टी का बोर्ड। अब मुझे बताइए कि क्या मैं सुन रही थी कुछ दिन पहले कि लाहौर में एक कैंडिडेट पे बिलावल कह रहे थे कि हमने पीपल्स पार्टी ने इनको टिकट दिया और हमें क्यों नहीं सिंबल मिला, उनको तो सारे रिलीफ मिल गए। लेकिन अब अगर हम ये कह रहे हो, मेरे हल्के में एक और ऐसा केस हुआ जिसमें इसी तरह था, लेकिन वहां पे उन्होंने जब पार्टी ने टिकट दिया तो उनको कर दिया, इसके पीछे उनको अलॉट किया सिंबल और उनको कंटेस्ट करा रहे हैं। तो मेरे मामले में आपसे ये नजर आता है कि ये कितने सब खौफजदा हैं। तो अगर अभी आपका मामला 8 तारीख तक जाहिर है इसी तरह लिंगर ऑन होता है, बकौल आपको सियासी इंतकामी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, अगर इसी तरह मामला चलते हैं तो फिर आपका बेटा जाहिर है जो कवरिंग कैंडिडेट है वो आपकी जगह लेगा। फिर देखिए, ये सियासी इंतकाम नहीं है, ये सियासी इंतकाम एक शख्स से होता है, अवाम से नहीं होता। ये अवाम से ले रहे हैं सियासी इंतकाम। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ना, लोगों का मैंडेट है, क्यों ये लोगों को फ्री नहीं हैंड दे रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कल आए हैं कि इलेक्शन कमीशन एक्सक्लूजन नहीं, उनको इंक्लूजन करनी है। एंड हाउ कैन दे डिसाइड कि मुझे किस पार्टी से करना है, मुझे आजाद इलेक्शन करनी है। ये सारा मैंडेट पार्टी हेड का होता है और इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला लेकर आऊंगी। और ये अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश हो रही है और अवाम इस पे नाला है। ये अवाम की ताकत से क्यों डरते हैं, ये अवाम से खौफजदा है। इस बार जो इंतखाबी एक माहौल बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ 8 जो फरवरी का दिन है उस तरफ जा रहा है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मायूस भी हैं। जब हम ऑन ग्राउंड जाकर प्रोग्राम करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोग कन्फ्यूजन का शिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं उन लोगों को ही नहीं पता कि उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो ये हालात आपको लगता है साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? देखिए, आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया है कि आप जिन लोगों के पास जाते हैं वो कंफ्यूज हैं और वो ये कह रहे हैं। यही हालत जो है कि ये यहाँ पैदा करना चाहते हैं। तो मेरे अवाम, मेरे साथ लोग मजबूती से खड़े हैं और ये जिस तरह के जिस नुमाइंदे इन्होंने यहाँ भेजे हैं उनसे लोगों को नफरत है, अवाम उनसे नफरत करती है। उन्होंने सफर किया है 5 साल पहले, वही अगर थे, और ये 15 साल की हुकूमतों में अवाम ने, सिंध की अवाम ने सफर किया है। इसलिए आप वो जो भी ये कर रहे हैं उसके साथ इलेक्शन कमीशन जो नीचे इनके RO है से उन्होंने सारा कंफ्यूजन किया हुआ है। मैंने जब RO को राब्ता किया और उनसे कहा कि जी मैं अपने बेटे का, वो बेटे ने विड्रॉ करना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो बस समझे हो गया, क्योंकि वो तो फैसला हो ही गया, आपका कोर्ट का फैसला आ गया, आप मुझे बता दें कि आपके बेटे को मैं कौन सा सिंबल दे दूं। वो मैंने कहा आपको वो सिंबल बताते हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन भी खुद ही उनको दे सकता है। लेकिन आज उन्होंने वही गेम खेली और वहां पे यहाँ मुझसे वो इसका फॉर्म वापस लेने का मना करके, और दूसरी तरफ उन्होंने रिपोर्ट किया ऊपर के जी वो है, और ये पार्टी हेड का डिसीजन है, वो किसी कैंडिडेट का कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, अपना सिंबल विड्रॉ कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये उनका प्रेरोगेटिव। 15 साल हैट्रिक की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने,
लगातार 3 बार हुक्मरानी करने की सिंध पर, आप लोग जिस तरह एक चैलेंज भी दे रहे हैं, ज़ाहिर है आप लोगों का अपना मंशूर है, मुझे तो तमाम पार्टियों के जो मंशूर है, ज़ाहिर है आप किसी ने अवाम को, हर एक ने अपने मंशूर में रिलीफ देने की बात करनी है, किसी ने कोई नेगेटिव बात तो नहीं करनी कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जो आप नहीं कर सकते आप वो भी अपने मंशूर में डालते हैं कि हम कर सकते हैं। लगभग तमाम पार्टियों का मंशूर एक जैसा ही है। क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको लगता है ये जो तसलसल है पिछले 3 बार हुकूमत करने का, ये बरकरार रख पाएंगे? देखिए, आफ्टर 18th अमेंडमेंट 56% से ऊपर इस पैसे जो है एनएफसी के सिंध हुकूमत को मिलते हैं। ये आप 2009 से देख लीजिए। आप बता 9 या 10 से ये था, 9 में पास हुई थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होते होते 2011 हो गया था क्योंकि डिवॉल्व होने। लेकिन अगर ये एनएफसी के पैसे 2010 से ले रहे हैं तो ग्राउंड पे क्यों नहीं है? इनका मैनिफेस्टो किधर है? मुझे दिखाइए। इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है। आपने 15 साल की हुकूमत की बात की, कहाँ है मैनिफेस्टो? कागज भरना तो बहुत आसान है, अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट करना तो इनको तो फुल पावर था विद इतने बड़े रिसोर्सेज। हमारे ऑयल गैस की सारा प्रोविंस के पास जाता है। एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जरूरत थी, क्यों इन्होंने डिस्ट्रिक्ट तक डिवॉल्व नहीं की? लोकल गवर्नमेंट पूरी पैसा बनाने की मशीनरी बनी हुई है, ना अवाम तक उसका कोई फायदा नहीं गया। एनएफसी का कोई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दिया गया। तो इनका मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो में आज अवाम सिंध की मेजॉरिटी यूथ जो है वो टूवर्ड्स उनको ड्रग्स की तरफ फेंक दिया गया है। मेरे शहर में खुद इनके नुमाइंदों ने कि जी मेरे शहर में यहाँ सफीना का कारोबार जैसे चलता है, आपके रिपोर्टर जाएं प्लीज गली गली और बच्चों से। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है। जी मैं कहती हूँ आप बच्चों से पूछिए, आप अपने रिपोर्टर्स भेजिए, ये मुझे भी कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए कि सरजमीन पे हक़ाइक़ मालूम करें। साफ पीने के पानी का जरा हाल देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की स्कीम मैंने दी थी जिसको रुकवा दी गई, यहाँ इसका हाल देखिए। आज फ्लड के बाद जो शहर की सूरत हाल होती है उसके यही। तो ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में कदम जमा रही है, लाहौर में आप कभी आकर देखें, इन दिनों में तो बड़ी जबरदस्त कैंपेन चल रही है, चला रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंपेन चला रही है। तो वो फिर किस कारकर्दगी की बुनियाद पर पंजाब में आप समझती हैं कि वो आ सकते हैं? देखिए अगेन कि ये तो पंजाब वाले ही देख के बताएंगे कि वो किस, क्योंकि वहाँ इनकी हुकूमत नहीं है। तो जाहिर है जो हुकूमत होती है उससे लोग नाला होते हैं। आई कांट, मैं उस पर कॉमेंट कैसे कर सकती हूँ? आप बात करें सिंध की, और सिंध का मैं कहती हूँ सिर्फ एक दफा फेयर इलेक्शन करा दीजिए। मेरी इल्तिजा है सिलेक्शन कमीशन से। सिर्फ सिंध में नहीं डॉक्टर साहब, आप पूरे मुल्क में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, नॉट ओनली। बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 218 आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं अपने मफादात के लिए, तो उस वक्त वो कहाँ जाते हैं? मेरा फंडामेंटल राइट का क्या कहाँ जाएगा? आर्टिकल 17 मेरा राइट देता है कि मैं किस पार्टी को ज्वाइन करूं, मैं किस तरह इलेक्शन करूं। मुझे इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकता कि आप जीडीए से निकाल दी गई हैं या आप जीडीए में आप नहीं है और आप आजाद इलेक्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडीए की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा मेरे साथ थी, शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज मुस्लिम लीग नवाज़ का मंशूर आने के बाद इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली लगभग सारी सियासी पार्टियों ने इक़्तिदार में आकर क्या करना है अब ये वाज़ेह हो गया है। किसी पार्टी ने महंगाई में कमी तो किसी ने बेरोज़गारी के खात्मे का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी और आईपीपी ने तो IMF के कड़ी शराइत की भी परवाह नहीं की और 300 यूनिट्स तक बिजली के मुफ्त देने का बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन बाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इसे ख्वाब से तशबीह देकर अवाम की खुशफहमी भी दूर कर दी। नाज़रीन, हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जो लड़खड़ाती मैशियत है मुकम्मल तौर पर IMF और मालियाती इदारों के सहारे पर खड़ी है।
IMF प्रोग्राम के साथ इंगेज होने से पाकिस्तान के पास बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे की डिक्टेशन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अवाम को रिलीफ देने के सियासी सब्ज़ बाग भी दिखाए जा रहे हैं जो यकीनी तौर पर काबिल अमल नहीं लगते। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को मौजूदा साल के दौरान कमोबेश 25 अरब डॉलर्स और 3 सालों के दौरान 71 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अगले चंद सालों तक बैरूनी अदायगियों के प्रेशर में रहेगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 18.5% तक रहेगी और आलमी मंडी में अशिया खुर्दनोश महंगी होने से पहले से महंगाई के मारे जो पाकिस्तानी अवाम है ये बड़े मुतासिर होंगे। सवाल ये है कि डगमगाती मईशत को लेकर आने वाली हुकूमत अवाम को कैसे रिलीफ देगी। इसी तरह रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस साल करंट अकाउंट खसारा 1.6% जबकि शरह नमू 2% के करीब रहेगी। ताहम मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताख़ीर से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचने का ख़तरा भी मौजूद है। महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के साथ साथ अब पाकिस्तान के मौशी मॉडल पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान का जो मौशी मॉडल है ये नाकारा हो चुका है जिसे अब बदलने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने मौशी मॉडल को रीस्ट्रक्चर कर सकता है? क्या पाकिस्तान अशराफिया की मराद ख़त्म कर पाएगा जिस पर हर साल कमोबेश 1500 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं? अदाद शुमारी बताते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से मुल्क भर के सार्फिन पर 2400 अरब रुपए से ज़्यादा का बोझ डला, जबकि ओगरा ने गैस की कीमत में मजीद 41% इजाफे की सिफारिश की है। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में क्या किसी भी सियासी पार्टी के पास काबिले अमल मौशी पॉलिसी मौजूद है? मैं इसी पर बात करूँगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अब सारी सियासी जमातों के जो मंशूर हैं वो हम सबके सामने आ गए हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात की अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, आज महंगाई भी है, आज जो है वो तिजारती खसारा भी है, आज बिजली की और गैस की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। आपको पता है कि मार्च में IMF का ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाना है, जून में हमें दोबारा जाना पड़ेगा। तो कितना आसान होगा ये जो हमारे 3 महीने हैं मार्च से लेकर जून तक, मार्च अप्रैल मई जून, इनमें आपको लगता है कि हमें कुछ कुशन मिल पाएगा आवाम को रिलीफ देने का? देखिए, बात यह है कि आवाम को रिलीफ देना ना जो है केयर टेकर्स को उनकी पॉलिसी है और ना आइंदा आने वाली हुकूमत की होगी, जिस तरीके से माजी में होता रहा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पिछली कई दिहाइयों में जो मंशूर आए उसमें तीनों बड़ी पार्टियों की भी और जो सूबे में, उन्होंने ये कि न सिर्फ अमल करने की कोशिश नहीं की बल्कि उससे दानिस्ता इनहराफ किया, क्योंकि वो मईशत जो है अशराफिया की मईशत है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगर कभी अचानक इनका कोई सियासतदान आपके साथ प्रोग्राम में हो तो आप उनसे ये कह दें कि जरा नुकात बता दें अपने जो है मंशूर के। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं उनको नहीं पता होगा, उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, उसको कागज का टुकड़ा समझा जाता है और वो भी समझा जाएगा। एक तो बिल्कुल बुनियादी बात है। दूसरा ये कि हर हुकूमत चाहे वो पाकिस्तान में इस चीज के लिए रहती है कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर रहें, क्योंकि हमारी अशराफिया की मईशत है और IMF की शराइत नहीं होती, मगर ये IMF की शराइत की आड़ में आवाम को कुचलते हैं और ताकतवर तबकों को जो है मराद देते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 300 यूनिट्स बिजली फ्री देने की बात की जाती है, गैस सस्ती करने की बात की जाती है, एक तरफ हम आवाम को ये रिलीफ देने की बात करते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमेशा IMF के प्रोग्राम्स में जाने के बाद इनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। तो ये क्या सिर्फ अवामी नारे हैं, ये इलेक्शन के सिर्फ नारे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है तो आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं, पैसा आपके पास पहले नहीं है, तो आप ये चीज़ें सस्ती कैसे देंगे? देखिए, इसके लिए लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल करें वो धोखा है कि अपने ही अवाम को बार बार बेवकूफ़ बना के धोखा दे के उनसे जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनका कोई इरादा नहीं है। ये तो रोटी कपड़ा मकान शुरू हुआ था, आपको याद होगा ना कि 70 में, और आज भी पाकिस्तान में भूख और अफलास भारत से ज्यादा है। हालांकि हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम भी है, हमारे यहाँ गुर्बत भारत से ज्यादा है, हमारे यहाँ महंगाई भारत से 5 गुना ज्यादा है, हमारी महंगाई श्रीलंका से 9 गुना ज्यादा है। श्रीलंका में महंगाई की शरह 3.4%, 3.4%, हमारी 29.7%, 9 गुना। भारत से जो है वो 6 गुना।
हमारा ग्रोथ रेट भारत का 1/3, भारत में 6% है, हमारे यहाँ 2% है। भारत ने पाकिस्तानी रुपए के बराबर 13,000 अरब रुपया 13,000 अरब रुपया सब्सिडी दे रहे हैं फूड आइटम्स के लिए और खाद के लिए। हम IMF की शराइत की आड़ में अवाम पे GST लगाते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, बिजली गैस पेट्रोलियम का नर्ख बढ़ाते हैं और सब्सिडीज वापस लेते हैं और तालीम का बजट कम करते हैं और सेहत का बजट कम करते हैं और तरक्याती अखराजात का बजट कम करते हैं। लेकिन हुकूमत को मराद देना, कौमी दौलत लूटने वालों को देना, वो तो जून में जाना नागुज़ीर है एक बार फिर से IMF के पास, आप समझते हैं? देखिए, ये फैसला उस वक्त हो गया था जिस वक्त शहबाज शरीफ इक़्तिदार में थे। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि 9 महीने का प्रोग्राम रखा इसीलिए गया अबूरी मुद्दत का कि ये मार्च में खत्म हो। और निगरां हुकूमत ने सिर्फ ये कोशिश की कि मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तान को उस वक्त तक जो है वो, जबकि हम मार्च के बाद अगले प्रोग्राम में जाएं, कोई नया झटका ना लगे, लेकिन मईशत को बेहतर बनाने की कतई कोशिश नहीं की। तो वो तो लाजमन है, तय हो चुका है। लेकिन जो चीज मैं बताने वाला हूं वो ये है कि IMF से आपको नया कर्जा मिल जाएगा, आपको आलमी बैंक से भी मिल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल जाएगा, दोस्तों से भी मिल जाएगा। फिर भी हम बैरूनी कर्जों की अदायगियां अपने नहीं कर सकेंगे इन तमाम कर्जों के बावजूद, और हम IMF के अमेरिका के पास जाएंगे कि जनाब आप बताइए हमें इस बहरान से निकालें। तो आने वाली जो नई इलेक्टेड हुकूमत होगी उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो अदायगियां होंगी जिसमें अदम तवाज़न है। नहीं, उसके लिए तो बहुत से होंगे, इसलिए कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जब 29% महंगाई है, आपके जो है वो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताऊं, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो आइन की खिलाफ वर्जी है 25A की। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी नहीं कहा, सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं। अरे जनाब, 26 मिलियन बच्चे जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है स्कूल ना जाने वालों की, वो और इस तरीके से हम मेरे ख्याल से 2080 तक भी उनको नहीं तालीम दी जा सकेंगे। हमारे यहाँ सेहत के मसाइल हैं, हमारे 10 करोड़ आदमियों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही। लेकिन सबके मंशूर में ये चीजें शामिल हैं। आप IPP का देख लें, पीपल्स पार्टी का देख लें, नून लीग का देख लें, सबके मंशूर में ये चीजें शामिल है। सेहत, तालीम, बेरोजगारी का खात्मा। अब आप देखें ना, आज नून लीग का जो मंशूर आया वो कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए जाहिर है यहाँ पर इंडस्ट्री होनी चाहिए, आपके यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके यहाँ सनतें होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा 1 करोड़ नौकरी देना? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ी पार्टी के मंशूर के पिछले मंशूर के अल्फाज दिखा दूं। हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत बीमार है और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती जब तक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी न बनाएं, काले धन को सफ़ेद होने से रोकें, और इसके लिए ताकतवर तबकों की मुज़ाहमत होगी और हम उनसे निमट के दिखाएंगे। उन्होंने उसको गले से लगा लिया। तीनों पार्टियों ने टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों को, उनके मंशूर में सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनको गले से लगाया और उनकी मदद से इख्तिदार को फहराए, इख्तिदार को बढ़ाया और बैरूनी कर्जों के जकड़ा और अपने इख्तिदार को तूल दिया। ये खेल आज का नहीं है। हमारे अवाम को बार बार एक ही सुराख से डसा जा रहा है, जो कि उनको भी अब समझना होगा कि ये खेल तमाशा बंद करें। आप बांग्लादेश देख लें, जिसने भी कारोबार करना है, इंडस्ट्री लगानी है, इवन कि यहाँ से लोगों ने अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी जो फैक्ट्री है वो बांग्लादेश में मुंतकिल कर ली। आज पूरी दुनिया में आप सबसे ज्यादा अगर कपड़ा देखें, वो जो एक्सपोर्ट करते हैं वो उनका कपड़ा है, मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ होता है। तो उनकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। आप देखें 1971 में अलग हुआ था ना बांग्लादेश, आज हमसे आगे है। भाई, मैं तो आपसी खिदमत में ये कर रहा हूँ कि श्रीलंका को डिफॉल्ट करने वाला था, कर दिया था। वहां महंगाई 3.4% है, 3.4%। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो तमाशा हो रहा है, भारत में 1994 में मईशत हमसे ज्यादा तबाह थी, हमसे ज्यादा। वो IMF के पास गए, IMF से कर्जा लिया और उसके फौरन बाद जो है इस्लाहात की, IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गए और उसके बाद से आज तक नहीं गए। हमारे हमेशा से तय हो जाता है कि हम अगले भी जाएंगे। 23 मरतबा जा चुके हैं, 24 की तैयारी है और उसके बाद भी जाएंगे, असासे भी बेचेंगे, आवाम को कुचलेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मेरे साथ शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।